एडवर्टाइजिंग ऑन द बेस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल, मांग प्रभाव के आधार पर विज्ञापन। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एट प्रेजेंट मतलब किस टाइप की है। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया है, मार्केट में बिल्कुल ही नया लॉन्च होने वाला, बिल्कुल नया इनोवेशन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस देखी जाए कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट आया है, हम चाहते हैं कि मार्केट में उसकी बिल्कुल प्राइमरी डिमांड हमने बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए प्राइमरी डिमांड क्रिएशन ऐड दी जाती है। प्राइमरी डिमांड क्रिएशन ऐड कौन देता है? ट्रेड एसोसिएशन, जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन होते हैं वो देते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना कि किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना कि किसी स्पेशल ब्रांड के लिए। यहाँ पे ट्रेड जो एसोसिएशन होते हैं वो ऐड देते हैं इंटायर इंडस्ट्री के लिए। उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फर्म आ सकते हैं और बहुत सारे ब्रांड आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब इंटायर इंडस्ट्री के लिए ही ऐड देगा कौन? ट्रेड एसोसिएशन। यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा जो इनोवेशन हमने किया है। उसके बाद है सिलेक्टिव डिमांड स्टिमुलेशन एड, चयनात्मक मांग वृद्धि विज्ञापन। एक बार जो प्राइमरी डिमांड हमारी क्रिएट हो जाती है, ट्रेड एसोसिएशन ने जो ऐड दी थी उससे हमें पता लग गया कि मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, यानी कि अब इस इंटायर इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी 10, 20, 30, 50 जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन फिर से वैसी आ जाएगी जब हम एडवर्टीजिंग का मीनिंग पढ़ते आए हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल को इंक्रीज करवाने के लिए ऐड देती है। तो प्राइमरी यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाने के बाद बाकी के प्रोसेस सेम वैसे रहते जो कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरर होता है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करने के लिए ऐड देता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ अपने लिए काम करता है। ठीक है, मार्केट में एक्सेप्टेंस हो गया, अब ये अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता है, अपने ब्रांड की डिमांड को इंक्रीज करना चाहता है, तो ये अपनी ऐड में उस स्पेशल ब्रांड को फोकस करता है। ये सिर्फ अपने लिए काम करेगा। यहाँ पे इंटायर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा था ट्रेड एसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ अपने लिए काम करता है। उसके बाद है एडवर्टीजिंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज। हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट की इमेज इंक्रीज हो। सेकंड, हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड की इमेज अच्छी बने। तो सबसे पहले हम हमारे इंस्टीट्यूट की इमेज को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम हमारी गुडविल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ अपनी जो कंपनी है उसके नाम का एडवर्टीजिंग देते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। सबसे पहले हम क्या फेमस करना चाहते हैं? अपनी कंपनी का नाम, ना कि ब्रांड नेम, ना कि कोई प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम कॉरपोरेट ऐड देते हैं। कॉरपोरेट ऐड सिर्फ उसमें हम अपनी कंपनी का नाम है वो दिखाएंगे। उसके बाद है जब कंपनी का नाम फेमस हो जाएगा, उसके बाद हम चाहते हैं कि अपना जो ब्रांड है वो फेमस हो जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेमस हो जाए। जो नॉर्मल सिचुएशन अभी हमने बात करी थी कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं। ठीक है, डिमांड को क्रिएट करने के लिए अब हम ऐड देंगे। उसके बाद है एडवर्टीजिंग ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विज्ञापन। फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वहाँ पे हम चाहते हैं कि कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप से दे दी जाए, तो उसके लिए हम ऐड देते हैं इंफॉर्मेटिव ऐड। वहाँ पे सिर्फ हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जब प्राइमरी डिमांड हमारी क्रिएट हो जाती है इंफॉर्मेटिव ऐड से, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है कस्टमर उसको खरीदने के लिए राजी हो जाएं, तो उसके लिए हमने पर्सुएटिव एडवर्टीजिंग देनी पड़ती है। ये हम क्यों करते हैं? अपनी ब्रांड की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए। जो हमारी ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे हम ऐसा करते हैं। प्राइमरी डिमांड हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद हम चाहते हैं कि कस्टमर उसको खरीदें। यहाँ पे फर्स्ट में तो हमारी जो मार्केट एक्सेप्टेंस है वो हो चुकी थी, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कस्टमर बार बार उसको खरीदे। ठीक है, हमने उसको परचेज़ करने के लिए मनाना होता है। उसके बाद कस्टमर हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो चुके हैं, वो हमारा प्रोडक्ट है परचेज़ करने लगे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारे जो कस्टमर हैं
वो हमारे ही कस्टमर बने रहें, तो उसको हमने बार बार याद दिलवाना पड़ता है। तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग हमने देनी पड़ती है उनको याद दिलवाने के लिए। अब जैसे ऑफ सीजन में होता है, ऑफ सीजन में तो हमने उस गुड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीज़न ही ऑफ है, उसकी ज़रूरत हमें है नहीं। लेकिन हम फिर भी, ताकि कस्टमर को याद रहे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो हम उसको ऑफ सीजन में भी ऐड देते हैं, ताकि जब भी सीजन आएगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, कस्टमर के माइंड में ये होगा कि ये वाला प्रोडक्ट हमने यूज़ करना है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेस ऑफ टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमने कस्टमर का क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी से जल्दी तुरंत प्रतिक्रिया दें कस्टमर। अगर हम ये चाहते हैं तो हम शॉर्ट टर्म की कोई फैसिलिटी कस्टमर को दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के आप प्लान्स चला सकते हो कस्टमर के लिए, जैसे कि फ्री में कोई गिफ्ट है, ठीक है, दे दिया कस्टमर को, फ्री कूपन दे दिए। जैसे कि सेल लगती है, 10 दिन के लिए लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन तक लगती है। अब कस्टमर का रिस्पॉन्स है उन 15-20-10 जितने टाइम के लिए हमने सेल लगाई है, ठीक है। अब कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो उन 10-15-20 दिनों के अंदर ही हमें पता लग जाएगा कि कस्टमर उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करती है। लॉन्ग टर्म तक कस्टमर हमारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस जो प्लान हमने चलाया है उस टाइम तक ही मिलता है। उसके बाद है, हम अगर ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक कस्टमर हमारे कस्टमर बने रहें, हमारे ब्रांड की पॉपुलैरिटी बनी रहे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के बारे में कस्टमर को शोर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, कैसी क्वालिटी अच्छी है। ना कि उसको लालच दिया जाता, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट दिए जाते, बल्कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट अच्छा है ये भरोसा दिलवाया जाता है। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ अपील। अब जिस भी टाइप की अपील का हम यूज़ करेंगे वैसे ही वो एडवर्टाइजिंग बन जाएगा। इमोशनल अपील हमारी होती है, रेशनल अपील होती है। अगर एडवर्टाइजिंग के अंदर आपकी इमोशनल अपील का यूज किया जाता है तो वो इमोशनल एडवर्टाइजिंग। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग में रेशनल अपील का यूज किया जाता है तो वो हो गया आपका रेशनल अपील एडवर्टाइजिंग। अब आप अपील का यूज़ कौन से प्रोडक्ट के साथ कैसा करोगे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखना पड़ेगा। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस आपका प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एजेंट आपको देना चाहता है, आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं मान रहे हो उसकी बातें, ठीक है, लेकिन आपको वो अब इमोशनल अपील के थ्रू वो पॉलिसी दे ही देगा। इमोशनल अपील वो कैसे लगाएगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस ये वाली पॉलिसी ले लो, बहुत कम अमाउंट आपने पे करना है, अमाउंट कम पे करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा आपको बाई चांस आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली है उसका जो फ्यूचर वो सिक्योर हो जाएगा, तो आप ले ही लेते हो उस पॉलिसी को। लेकिन कुछ आपके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रेशनल अपील का ही यूज़ कर सकते हो, इमोशनल अपील का आप यूज़ नहीं करते। अब आपने कोई बुक लेनी है, कोई पेन पेंसिल लेना है, ठीक है, अब आप इमोशनल अपील कैसे जोड़ोगे उसके साथ में, अपने उसकी बेटर क्वालिटी के बारे में ही बता के कि ये पेन है, स्मूथली इसकी राइटिंग है, अच्छा लिखता है, ये बुक्स है अच्छे राइटर की है, ठीक है, अच्छी नॉलेज इस बुक के अंदर है, तो आपने रेशनल अपील का यूज़ करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग ऑन द बेस ऑफ मीडिया। आप किस टाइप का मीडिया यूज़ करते हो उसके बेस पे आपके प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग होते हैं। प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग जहाँ पे प्रिंटेड मीडिया का यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर हैं, बैनर्स हैं, ठीक है, जर्नल कोई मैगजीन है, तो वहाँ पे आप प्रिंटेड मीडिया का यूज़ आपने किया तो वो हो गया आपका प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग। उसके बाद ऑडियो विजुअल जिसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, टीवी सिनेमा हॉल में आपने कोई ऐड देखी होगी, वो आपकी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। उसके बाद ओनली ऑडियो एड्स जैसे कि आपका रेडियो होता है, टेलीफोनिक एड्स होते हैं।